चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग साबित करेंगे अवतल दर्पण द्वारा F बराबर R/2 या R बराबर 2F या इसी को हम कह सकते हैं फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। कहने का मतलब हुआ कि एक प्रश्न को तीन तरह से पूछा जा सकता है। पहला होगा F बराबर R/2 या R बराबर 2F या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। कब है? ये देखिए फोकस दूरी है और ये R वक्रता त्रिज्या है, ये दोनों में संबंध स्थापित करें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक फिगर को बनाएंगे और इस फिगर में देखेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या सबको दर्शाते हुए चलेंगे और लास्ट में हम लोग आंसर देखेंगे। बस आप लोग मेरे पीछे पीछे देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अवतल दर्पण की बात कहा गया है तो हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण लेंगे। तो चलिए हम एक अवतल दर्पण इस तरीका से क्या किया, निर्माण किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का मतलब होता है गोलीय सतह का परावर्तक सतह धंसा हुआ होना। तो देखिए ये धंसा हुआ है। फिर चलिए यहाँ से एक रेखा लेते हैं जिस रेखा का नाम होता है मुख अक्ष। ये जो मुख अक्ष होती है, ये देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम P देते हैं, P का मतलब होता है इस दर्पण का मध्य बिंदु, और यहाँ पे हम C देते हैं और यहाँ से जो रेखा की लंबाई होती है वही होता है मुख अक्ष। चलिए यहाँ पे मैं F लेता हूँ जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है फोकस दूरी। समझते चलेंगे कि फोकस दूरी क्या है। तो मोटा मोटी समझिए कि यहाँ से जो देख रहे हैं ये और ये दर्पण की जो दूरी होगा, इस दूरी का नाम हम R रखेंगे और ये जो R होगी ये माइनस होगा। ये सबसे बड़ी बात समझना, माइनस कैसे होगा थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको। या हम लोग पढ़े थे चिन्ह परिपाटी के नियम। तो चिन्ह परिपाटी के नियम कहता है कि चाहे तो दर्पण हो चाहे तो लेंस, इसकी जो ये दूरी होता है दर्पण के ए साइड और दर्पण के ए साइड, यानी दाहिना साइड और बायां साइड। दाहिना साइड पॉजिटिव होता है और बायां साइड नेगेटिव होता है। तो मैंने नेगेटिव ले लिया, यानी ऐसे समझिए कि अवतल दर्पण की सारी जो दूरियां होती है वो सबके सब दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिर्फ एक जो दर्पण पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो मात्र सिर्फ प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव होता है। तो चलिए ये हो गया। यहाँ से जो ये दूरी होगी ये F होगा और ये जो दूरी है इसी को कहते हैं फोकस दूरी, और ये भी क्या होगा, माइनस होगा। चलिए इतना समझ में आया? क्या समझे? यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। चलिए अभी यहाँ से देखेंगे, हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि यदि कोई भी किरण मुख अक्ष के समानांतर जाती है, ये मुख अक्ष है, एक किरण समानांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद F से गुजर जाती है। चलिए F से गुजर गया। चलिए अब देखेंगे इस पर डाला गया जो लंब होगा वो इस तरीका से होगा, ये लंब होता है। इस जगह को B मान लीजिए और इस जगह को A मान लीजिए। मेरा फिगर यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर मैं एक बार आपको समझा देना चाहता हूँ, ये अवतल दर्पण है। देख रहे बाबू, समझ आ रहा है ना? बोलो यस या नो। आ रहा है, ठीक। ये अवतल दर्पण है, इसका ये मुख अक्ष है। मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद F से गुजरती है और डाला गया विलंब CB है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी R बोलते हैं, जो माइनस होती है, और F और P के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी,
जिसको एक और इसको माइनस एफ बोलते हैं। ये प्लस और माइनस जो बात हमने कहा वो चिन्ह परिपाटी के नियम द्वारा हम लोग को ज्ञात हुआ था। अब चलिए थोड़ा सा हम देखेंगे, ये वाला जो कोण बनता है इसको मान लिया जाए आई, और ये जो कोण बनता है इसको मान लिया जाए आर। इस कोण को हमने मान लिया आर। ये अपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। क्योंकि हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए यहाँ की सारी बातें समाप्त हो गई। एक बात और बच गया है, हम उसको कहले छोड़े हैं ना, छोड़ना ठीक बात नहीं है बबुआ। इसको एम और इसको एम डैश, यानी जिस दर्पण का निर्माण कर रहे हैं उसका नाम तो होना चाहिए ना। अब चलो, अब हम कुछ नहीं करेंगे, जितना फिगर में सारी चीज को देख रहे हैं उसको थोड़ा सा लिखते हैं। लिख रहे हैं, माना कि एम डैश अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष, दिखा दे रहा बाबू, जिसके मुख्य अक्ष पीसी, मुख्य अक्ष पीसी के समानांतर आती कोई किरण ए भी है ना, जो दर्पण के बी बिंदु पर पड़ने के बाद एम से गुजर जाती। चलो बेटा ध्यान देना, मैंने जो देखा है लिखा कि माना कि एम डैश अवतल दर्पण है, समझ आ रहा बाबू, दिख रहे हैं ना, मैंने क्या लिखा है, एम डैश अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष पीसी है, पीसी के समानांतर आती कोई ए बी है, और ए बी किरण है जो दर्पण को बी बिंदु पर पड़ने के बाद एफ से गुजर जाती है। चलिए इतना ही चीज हमने लिखा, वही चीज। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ए वाला जो कोण है, ए वाला और ए वाला कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। कैसे? तो परावर्तन के हम नियम से पढ़े थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, या पहले देख लेंगे। यहाँ पर मान लिया जाए ये समतल दर्पण है और यहाँ से किरण आ रही है और इस तरीक़ा से जा रही है। ये मान लिया जाए विलंब है, ध्यान देंगे, इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको कहते हैं परावर्तित किरण, और ये बेचारा लंब है। तो यहाँ में लिखे थे कि ये वाला जो कोण होता है ये वाला आर के इक्वल होता है, और हमने सीखा था कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन के पहला नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सिर्फ यही चीज को अगर इस तरह से खड़ा कर दें तो ये मिल जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बाबू, कोण ए बी सी, ए बी सी, ए कोण बराबर, मैं लिख रहा हूँ ये कोण काबर, तो कोण सी बी एफ, इसको मानते हैं समीकरण क्या चीज 5, और यहाँ लिखते हैं क्या चीज, परावर्तन के नियम से। समझ आ गया कैसे लिखा? तो ये कोण के बराबर ये कोण होता है, समीकरण 5 किसके नियम से हुआ है, तो परावर्तन के नियम से। आगे लिखते हैं, कोण ये वाला बच गया। अब थोड़ा सा देखिए, एक चीज यहाँ पे सीखने जोग बात है, क्या सीखेंगे, तो थोड़ा सा ई कोण की हम बात करते हैं। ये कोण
ये कोण की बात क्या करते हैं, तो ये कोण आई होता है। लेकिन ये कोण आई कैसे होगा, ये बात, ये कोण आपस में बराबर हुआ कैसे होगा, जैसे देखिए ये समानांतर रेखा है, ये समानांतर रेखा, ठीक है, और कोई इस रेखा को इस तरह से काट रही है। मान लिया जाए ये बी है, और मान लिया जाए ये सी है। ध्यान दे रहे हो। अब यहाँ पे मेरा कोण, यहाँ पे जो कोण देख रहे हैं, ये मेरा कोण क्या है, ये कोण आई है, ये कोण आई है। तो जरा सोच के बताइए कि ये कोण क्या होगा, आई होगा। कैसे होगा, तो ये एकांतर कोण से, एकांतर कोण से आई, कोण आई बराबर कोण आई, एकांतर कोण बना कोण बराबर है। तो हमने क्या दिखाया, तो मान लो कि यहाँ पर देखो इस तरीका से है ना, देखो मिल रहा है ना, ये कोण आई कोण मिल रहा है, बोलो ना जी ऐसा, नो। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो आई देंगे तो हम लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, कोण बी, या ऐसे लिखिए कोण ए बी सी, ये कोण काहे जी आ रहा है ना, बराबर कोण को ए वाला, बराबर यहाँ लिखेंगे कोण बी सी एफ। इसको अगर हम लिख दें समीकरण सेकेंड, और यहाँ पर लिख दें बराबर कैसे हुआ, तो बेटा अभी जस्ट समझाया, एकांतर कोण से, ये कौन से हुआ, एकांतर कोण से। चलिए दो समीकरण मिल गया। अब देखो ये कोण के बराबर ये कोण है, तो क्या ये कोण के बराबर ये कोण नहीं होगा, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से जब ई के बराबर ही होगा तो गारंटी ई के बराबर ही होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। इसको मान लो समीकरण थर्ड। देखो बेटा, ए कोण के बराबर ए कोण और ए कोण के बराबर ए कोण, तो क्या ए कोण के बराबर ए कोण नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब सी बी एफ ए कोण बराबर बी सी एफ, यानी जो एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज में ये दोनों कोण क्या होगा, इक्वल होगा। काहे भाई, कि आई बराबर आर तो यहाँ दिखा दिया गया है अपवर्तन के नियम से, ये तो बराबर ही होगा ना। अब चलिए लिख सकते हैं त्रिभुज, ध्यान देना, बी सी एफ का हुआ भाई समरूप हुआ, या तो समरूप अगर यहाँ पे करना उचित नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए समरूप नहीं लिखे, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। यहाँ पर सीखेंगे एक कैसा त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे हुआ, इसमें दो कोण बराबर है, तो जिसमें दो कोण या दो भुजा, जिस त्रिभुज का दो कोण या दो भुजा बराबर होगी वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। तो मेरा इस समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और जब त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो दो कोण तो पक्का इससे बराबर देख ही रहे हैं, इसका दो भुजा भी बराबर होता है ना जी, बोलो ना, कहा है, बोलो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं पढ़े हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका दो कोण आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, या उसकी दो भुजा भी बराबर होगी तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जब समद्विबाहु त्रिभुज बनिए गया तो दो भुजा बराबर कौन होगा भाई, तो यहाँ लिखेंगे भुजा सी एफ बराबर भुजा एफ बी, ए भुजा के बराबर ए भुजा।
अब लिखिए, दिखा दे रहा बाबू, यदि बी बिंदु P के बहुत निकट हो। देखो ध्यान देना बेटा, ये वाला जो रेखा बिंदु देख रहे हैं, ये वाला, ये बिंदु यहाँ होगा, आयत रेखा का छोटा होगी। इस तरीके यहाँ लोग घसका के इसको घसकाते घसकाते जब यहाँ पे इसको लेकर के चलाओगे एक P बिंदु पर, तो ये वाला जो रेखा होगा, ये रेखा इसी पर रखेगा, तो ये रेखा और ये रेखा लमसम बराबर होगा, पूर्ण रूप से कभी नहीं बराबर होगा। अगर इसको घसका के यहाँ पर लाते घसकाते चले चले, और ये जब यहाँ आएगी या इसके पास आएगा, तो ये रेखा और ये रेखा क्या होगा, बराबर होगा। यानी ऐसे देखा जाए, ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखें तो लिख सकते हैं ए पी बराबर ए बी। ध्यान दो, ए और ई बराबर होगा, लेकिन लिखेंगे ए लगभग बराबर होगा, पूर्ण रूप से ही बराबर नहीं होगा। चलिए इतना ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आप लोग को इस तरीका से रब करते हैं, यहाँ पे काम बन जाएगा। आप लोग स्क्रीन शॉट हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, छोड़ दीजिए। अब देखिए समझने की बात है, जब ई के बराबर ई होगा तो ई के बराबर ही होगा, जाहिर सी बात है। यानी ई के बराबर ही है और ई के बराबर ही है, तो ये ई बराबर नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, जब ई के बराबर ये है तो प्योर सी एफ, यहाँ देखिए क्या होगा, सी एफ बराबर पी एफ। चलो बाबू, अब हमारा काम 90% क्लियर होता है। अब जो 10% बच रहा है, ये आपको पूर्ण रूप से फिगर के द्वारा कंप्लीट होगा। तो सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, ये बराबर हो गया। अब चलो हम लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, सी पी। ध्यान देना, सी पी बाबू, सी पी, यहाँ से ये दूरी बराबर इतना प्लस इतना, यानी लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी। ध्यान दो, जब ये आपस में बराबर है, तो अगर ये दुगुना कर दे तो इतना का दूरी मिल जाएगा। अगर इतना और ये आपस में बराबर है, तो सी पी बराबर इतना के बराबर, ये हम 2 से गुना कर देते कौन हो जाएगा। या ये और ये आपस में बराबर है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। यही पर समझना था बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा न फंसते हैं। ये जो सी एफ है, तो सी एफ के जगह पर हम पी एफ लिख सकते हैं। सी एफ के जगह पर ये वाला पी एफ, और पहले से पी एफ है, पी एफ से, या इसी को लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल आपस में, तो जोड़ दे तो 2 P एफ, यही बात है। अगर ये लाइन नहीं लिखते तो डायरेक्ट ही लिखते, इतना का दोगुना करे, चाहे तो इतना का दोगुना करे तब फिर पूरा मिलेगा, या तो इतना का दोगुना करे तब फिर पूरा मिलेगा। दोनों तो बात बराबर है ना, लेकिन मैं इसको नियम के अनुसार चले तो ये लेंगे, क्योंकि ये दूरी मुझे पता है, लेकिन ये दूरी पहले से पता नहीं थी, तो प्रूफ किए या सिद्ध किए तब आया। इसलिए ये दूरी को हम क्या करेंगे, इस दूरी के जगह पर ये वाला रख देंगे, ये मिलेगा। चलो क्लियर होगा। इसके जगह पर बेटा क्या होता है, आर, दिखाई दे रहा। अब आर क्या है, माइनस, हम माइनस लिखेंगे, बराबर यहाँ पर लिखिए 2 8 के जगह पर कितना, -8, -8, तो क्या मिलेगा, माइनस, दिखाई दे रहा बाबू, -r बराबर -2 8। माइनस से ही माइनस कट गया, तो हमको क्या मिले जा रहा है, यहाँ पे बस देख लेंगे, r बराबर 2 8। यही हम लोग को प्रूव करना था। यहाँ पे देखिए r बराबर 2 8, लेकिन यहाँ पे अगर f का मान निकाले तो क्या मिलेगा, ये गुना में भागा में आवेगा, r बराबर यानी r बटा 2 इंटू में भागा में आवेगा। बेटा यही चीज हम लोग के प्रूव करना था। शायद ये बहुत इजी टॉपिक था, हम लोग आसानी से देख लिए। अगला जो टॉपिक होगा वह होगा
उत्तल दर्पण द्वारा सारा चीज़ यही रहेगा। उत्तल दर्पण द्वारा हम लोग इसको सिद्ध करेंगे और इसको आप लोग देख करके कॉपी में 2-3 बार रफ करेंगे, उतारेंगे। जब तक कि आप लोग कॉपी पर नहीं लिखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आ जाएगा 2-4 दिन के बाद भूल जाओगे। इसलिए अगर कुछ सीखना चाहिए तो पहले लिखना सीखें। थैंक यू बेटा, मैं अगला वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।